हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे जो पी वाई क्यूज़ हैं इसे डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने भी हमारे जो एंशियंट के पी वाई क्यूज़ थे उन्हें डिस्कशन किया था। आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारे 2016 के पी वाई क्यूज़ के साथ, विच इज़ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। जो एंशियंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग होंगे आज हम इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा 2016 का एक क्वेश्चन है जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी एंड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन आई विल एक्सप्लेन बोथ द लैंग्वेजेस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। दोनों लैंग्वेजेस में समझाया जाएगा, लेकिन आपको जो पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको जो भी यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाया जाएगा, दैट इज़ ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। And it is my request, a very humble request to the aspirants who belong to the हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, कि वो अपने साथ हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है 2016 का, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें एक बार जो है एक बार देख लीजिएगा जा कर के, या अपने साथ खोल करके बैठिए। जब भी आप अपने पी वाई क्यूज़ को देखते हो तो अपने हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अपने साथ में रखा करो, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। वो एक ट्रांसलेशन ही हो जाएगा, आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में इजी हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, समझाया आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में जाएगा, इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाया जाएगा ताकि आपको वो चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ ऑफ 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको कॉलम दिया हुआ है टर्म का, सेकेंड कॉलम आपको दिया हुआ है, एक यहाँ पर कॉलम दिया है हमें टर्म का, सेकेंड कॉलम हमें यहाँ पर दिया है ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि एक टर्म आपको दे दी जाएगी, साथ में उसका जो है आपको मीनिंग दिया जाएगा। आपको जो है, आपने डेफिनेशंस तो पढ़ी होंगी, छोटी क्लासेस में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि कुछ वर्ड्स हुआ करते थे हमारी बुक में, हाँ, वो मैम हमें लिखवाती थी, हम उसकी जो है डेफिनेशंस लिखा करते थे। या कई बार हमने, अगर आपने फिज़िक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है, कोई भी इस तरह के, अगर आपने सोशल जो हमारी स्टडीज़ हुआ करती थी इसमें भी पढ़ी होंगी, आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, जिसमें एक वर्ड दिया जाता था और उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता था, उसको जो है डिस्क्राइब कर दिया जाता था, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। उस वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा, उस वर्ड को जो है किस तरीके से हम आसान लैंग्वेज में सीख सकते हैं, उसे बोला जाता है कि वो एक शब्द का डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ पर हमें एक टर्म दी गई है, यहाँ पर हमें टर्म्स दी हुई हैं और इनके यहाँ पर मीनिंग्स बताए हुए हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच है। कितने पेयर्स करेक्टली मैच होंगे यहाँ पर, क्या फर्स्ट जो पेयर है ये सही है, या थर्ड पेयर सही है, सेकंड पेयर सही है। जो भी पेयर्स होंगे वो हमें यहाँ पर करेक्ट नोट डाउन करने हैं। और ये यूपीएससी का एकदम से फेवरेट वाला क्वेश्चन है। ये 2016 से चलता आ रहा है, अभी भी आज भी पूछा जाता है। अगर आप 2025 का एग्ज़ाम का जो हमारा हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, 2024 का उठा करके देख लीजिए, आपको इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे जाएंगी कि हमें पेयरिंग भी पूछ लेते हैं। पेयरिंग्स भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है। कि देखते हैं कि क्या तुम लोगों का दिमाग इतना चलता है या नहीं चलता, कितना पढ़े हैं तुम लोगों ने, कितना पढ़ोगे अभी, और भी अभी जो है तुम्हें डेप्थ में जाना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको यूपीएससी पूछता है और इसका फेवरेट पार्ट है, यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हमें प्रोवाइड किया दैट इज़ इरावती।
इरापति एक टर्म यहाँ पर दी है, इसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पर दी है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि दैट इरापति डिस्क्राइब्स द लैंड रेवेन्यू विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। सेकेंड जो हमारे पास टर्म है दैट इज तन्योर्स। तन्योर्स क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन इसने दी है, दैट इज विलेजेस डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। थर्ड टर्म हमें जो दी है दैट इज घटिकास। घटिकास की इसने जो है डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉलेजेस जनरली अटैच्ड टू द टेम्पल्स। तो यहाँ पर हमें ये 3 हमारे पास टर्म्स प्रोवाइडेड हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये तुम्हें याद होनी चाहिए। हमने एंशियंट में पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाई हैं ये टर्म्स तुम्हें। इसका जो है आपको एक क्विक रिवीजन भी मैं लास्ट में जो है एज अ शॉर्ट की फॉर्म में, एज अ रील की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अभी जो है आप इसकी एक बार आपने लेक्चर्स में जाकर के देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है। हमारे यहाँ पर पेयर्स हमें प्रोवाइड किए हैं इन्होंने। कहता विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड। कितने पेयर्स दिए गए में से जो है करेक्टली मैच हैं, 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3, 1 and 3। तो इसकी सबसे पहले तो हम देखेंगे अभी एक्सप्लेनेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, इरापति वॉज स्पेशल काइंड ऑफ लैंड डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स। तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंड है विच इज़ डोनेटेड बाय द इंडिविजुअल्स, रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स और इन द विलेज। तो यही चीज़ जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेयर जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाता है, दैट इट इज़ द लैंड रेवेन्यू विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। विलेज टैंक की मेंटेनेंस के लिए ही यहाँ पर जो है ये एरिपति का इन्होंने यूज़ किया था इस वर्ड का। तो आगे चलते हैं विद कौन सा, देखते हैं नेक्स्ट पेयर कौन सा सही है हमारा। Generous donations were given to places of study like घटिकास and मथास। तो यहाँ पर डोनेशंस दिए जाते थे टू द प्लेसेस ऑफ स्टडी, जहाँ पर स्टडी करवाई जाती थी उन जगहों को डोनेशंस दिया जाता था। वो उन जगहों को कहा जाता है घटिकास और मठास। तो हमारा जो थर्ड टर्म जो है घटिकास, दीज आर द कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। तो ये भी हमारा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है। तो हमारे पेयर कौन कौन से सही हुए, 1 and 3 पेयर यहाँ पर सही होते हैं। लेकिन हमारे पास 1 and 3 पेयर ही अवेलेबल हैं, 1, 2 and 3 अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा 1 and 3 पेयर बिल्कुल ही करेक्ट है। वैसे सेकेंड पेयर भी एक बार चेक कर लेते हैं, दैट व्हाट सेकेंड पेयर सेज। कहते ड्यूरिंग द चोला एडमिनिस्ट्रेशन occasionally a very large village would be administered as a single unit and this was called tenure। तो ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। जब चोला एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ओकेजनली बहुत ही बड़ा जो एक गांव था, बहुत ही बड़ा गांव जो था, दैट वुड बी एडमिनिस्टर्ड, इसे एडमिनिस्टर किया जाता था एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में और इसे बोला जाता था टेन्योर। तो यहाँ पर जो हमें टेन्योर यहाँ पर दिया है, दिस इज नॉट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टेन्योर। द विलेजेस डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन टेन्योर का बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है एंड हमारा 1 and 3 ऑप्शन दोनों ही सही थे। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। दिस इज द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की थॉरली नॉलेज है, अपने कॉन्सेप्ट्स को अपनी क्लियरिटी यहाँ पर रखी है, देन दीज आर द माइनर क्वेश्चंस विच यू कैन क्लियर वेरी इजीली। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं विद द 2016 क्वेश्चन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। Who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka?
तो नीचे दिए में से हमारे पास नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसने सबसे पहले जो एम्परर अशोका थे, द ग्रेट किंग अशोका, उसके एडिक्ट्स को सबसे पहले किसने डेसिफर किया था, किसने उन चीज़ों को जो है डेसिफर किया था, हमारे एडिक्ट्स जो थे अशोका के एडिक्ट्स को किसने सबसे पहले जो है डेसिफर किया था। एंड द ऑप्शन है वी हैव जॉर्ज, हमारे पास जॉर्ज भुलर हैं, जेम्स प्रिंसिप हैं, मैक्स म्यूलर हैं, विलियम जोन्स हैं। तो इनमें से हमारे कौन से जो हैं हमारे पास ऑप्शन में से कौन है जिन्होंने सबसे पहले जो हमारे एम्परर अशोका है इनके एडिक्ट्स को डेसिफर किया था। तो अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखेंगे, देन इट वॉज जेम्स प्रिंसिप हु डेसिफर्ड द एडिक्ट ऑफ अशोका। तो ये सबसे पहले हमारे जेम्स जो थे प्रिंसिप जो थे इन्होंने डेसिफर किए थे जो एडिक्ट्स थे हमारे अशोका के इन द ईयर 1837। और अगर हम देखें तो जेम्स प्रिंसिप ये एक ऑफिसर थे इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से आए, यहाँ पर ये एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। एंड ही डेसिफर्ड ब्रह्मी एंड खरोष्टी। इन्होंने दो स्क्रिप्ट्स जो थी हमारी ब्रह्मी एंड खरोष्टी, जो टू स्क्रिप्ट्स थी, इनको इन्होंने डेसिफर किया था। used these were the two scripts which used in the earliest inscriptions and coins। ये हमारे बहुत ही पुरातन जो हमारे इंस्क्रिप्शंस थे, हमारे कॉइन्स थे, इनके ऊपर ये स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता था और इन्हीं दो स्क्रिप्ट्स को इन्होंने जो है डेसिफर किया है। द मोस्ट वाइडली नोन आर द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी, वाइडली नोन जो थी एडिक्ट्स हमारे, वो इन्होंने अशोका के ही जो थे इन्होंने डेसिफर किए थे। तो ये हमारे जेम्स प्रिंसिप के बारे में यहाँ पर दिया है। कुछ यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पर हाईलाइट किया है। दैट इज द जेम्स प्रिंसिप फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दीज मेंशन अ किंग रेफर टू, यहाँ पर जो किंग पियादासी जो थे, पियादासी मीन्स प्लेजेंट टू behold। देयर वर few inscriptions which also which refer to as the king as Ashoka, one of the most famous ruler from the Buddhist text। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने चीज़ें यहाँ पर फाइंड की, जो भी इन्होंने एक्सकवेशंस किए, वहाँ पर इन्होंने एक वर्ड का यूज़ देखा। हमारे जो जेम्स प्रिंसिप थे इन्होंने एक पियादासी वर्ड जो था उसका बार बार इस्तेमाल हो रहा था। वो जो है यहाँ पर किंग को एज अ पियादासी मेंशन किया जाता था। जो भी इंस्क्रिप्शंस इन्होंने एक्सकावेट किए, जो भी इन्होंने स्क्रिप्ट्स को इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर ज़्यादातर हमें पियादासी देखने जो है लिखा हुआ नज़र आता था। वो पियादासी जो है वो किंग को एज अ रेफर करके लिखा जाता था और पियादासी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड। पियादासी का मीनिंग होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड। और बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस इन्होंने डेसिफर किए हैं उनके ऊपर कई बार जो रेफरेंस दिया जाता था किंग का, वो एज अ अशोका दिया जाता था, वो अशोका करके लिखा जाता था। तो वहाँ पर इनको आइडिया लगाना बिल्कुल आसान हो गया कि इट इज़ द किंग अशोका। ये अशोका का ही नाम है, पियादासी इनको ही कंसिडर किया जाता है, इनको ही रेफ़र किया जा रहा है, मतलब कि ये अशोका के इंस्क्रिप्शंस ही हैं। तो इन्होंने हमारे जो दो स्क्रिप्ट्स थी हमारी ब्रह्मी एंड खरोष्टी, इनको इन्होंने डेसिफर किया था अराउंड हमारे 1837 के अराउंड इन्होंने इन दोनों स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसिप। तो ये था हमारा 16 का क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ हियर वी हैव 2017 क्वेश्चन। तो ये 2017 का क्वेश्चन है with the reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is or are correct। तो नीचे हमारे पास कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं विच आर द डिफरेंसेस। ये कुछ डिफरेंसेस बताए हैं इन्होंने, जो कल्चर था हमारा ऋग्वैदिक आर्यंस का कल्चर और हमारे इंडस वैली जो लोग थे IVC
के जो हमारे बिलोंगिंग पर्सन्स थे उनके बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हुआ करते थे। देखो इंडस वैली पीपल और हमारे ऋग वैदिक आर्यंस के बीच में देयर वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। एंड हेयर वी हैव कल्चरल डिफरेंसेस टू, हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस भी आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डिफरेंसेस ही बताए हैं, डिफरेंसेस बताए हैं बिटवीन, किन किन के बीच में है ये। दिस इज द कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली पीपल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का कल्चर और हमारे ऋग वैदिक आर्यंस का कल्चर बहुत ही अलग है, बहुत ही जो है डिफरेंट है। वी हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, तो हमारे पास कुछ चेंजेस हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जब भी हमने हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ा था, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने डिस्कशन किया था और हमारे ऋग वैदिक आर्यंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, देयर वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले थे। तो कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, तो देखते हैं इन स्टेटमेंट में से हमें कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी करेक्ट हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देखना है। वी हैव टू सी द करेक्ट। कई बार क्या करता है यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इनकरेक्ट भी जो है वो प्रिंट कर देता है कि आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है। वो एक बार ट्रिकी क्वेश्चन होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वाला, और साथ में मैचिंग द कॉलम वाला। ये जो मैचिंग द पेयर्स एंड मैचिंग द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये थोड़े से जो है ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती है। दे आर नॉट दैट मच ऑफ डिफ़िकल्ट। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स हियर। स्टेटमेंट 1 है हमारी, ऋग वैदिक आर्यंस यूज्ड द coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using। तो इन्होंने अपने जब भी ये कोई भी वॉरफेयर में जाते थे या कोई भी युद्ध करते थे, उनमें इनके लिए कोई ना कोई यहाँ पर अपने साथ जो है कवच वगैरह लगा करके जाते थे। दे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाते थे। आपने देखा होगा ना, वो टॉम एंड जेरी में आता था, एक कैसल में एक टॉम एंड जेरी जो है वो फंस जाते हैं। वहाँ पर जो है एक हमें दिखाई देता है, देयर इज़ अ सोल्जर स्टैंडिंग विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड। तो वहाँ पर एक सोल्जर खड़ा होता है एंड ही यूज टू वियर अ हेलमेट, एक आयरन का हेलमेट उसने पहना हुआ होता है। कुछ अपने साथ जो है कोट्स वगैरह पहने हुए होते हैं, और उसके साथ जो है अपने एक आयरन के जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ें उन्होंने वहाँ पर पहन के रखी होती हैं। दिस इज़ ऑल वी हैव सीन इन टॉम एंड जेरी कार्टून। ये टॉम एंड जेरी कार्टून में हमें अक्सर देखने को ये चीज़ें मिल जाती थी। तो यहाँ पर भी ये कहता है कि ऋग वैदिक आर्यन इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे जब भी वो युद्ध में जाते थे। तो जब भी वो युद्ध में जाते थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं, ताकि जो है कोई भी चोट ना लगे, जो हमें ज़्यादा इंजरी ना हो पाए। और इस तरह का कुछ हमारे इंडस वैली के रहने वाले लोगों ने इस तरह के कोई एविडेंसेस हमारे पास छोड़े ही नहीं। क्या उन्होंने कभी किसी के साथ इस तरह युद्ध किया था या नहीं किया था, आपको ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर मेरे क्लासेस में, मेरे लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्कस करवाया है। वहाँ पर हमें जो है पूरा अच्छे से डिस्कशन किया था। अभी जो है हम यहाँ पर इन चीज़ों को एक बार दोबारा से आपको मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ कि यहाँ पर ऋग वैदिक के आर्यंस जो थे, दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन द वॉरफेयर। तो ये वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहते थे। क्या हमारे इंडस वैली के लोग रहते थे? अरे नहीं रहते थे। उनको तो जो है वो बड़े प्यार से रहने वाले लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, एकदम जो है वो नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले वो लोग थे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? ऋग वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Rig Vedic Aryans had domesticated the horses, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. Select the correct answer using the code given below. Let me repeat the third statement here, that is Rig Vedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people
हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, कि उनको मालूम ही नहीं था। जो हमारे ऋग्वैदिक आर्यंस थे, इन्होंने हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया, एंड इस तरह का हमें कोई एविडेंस हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता ही नहीं है कि उन्हें जो है कभी हॉर्स के बारे में मालूम था, उन्हें पता था कि हॉर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो इन चीज़ों के बारे में अनअवेयर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक करेक्ट कोड जो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शंस, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन हियर। तो स्टेटमेंट 1 कहता है दैट इज द करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using these type of protections to protect themselves in the warfare। तो ये तो वॉरफेयर में इन्वॉल्व ही नहीं थे, कोई युद्ध ही नहीं हो रहा था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट कैसे है? फॉर ऑफेंसिव वेपन्स, जो वैदिक आर्यंस थे, हैव द बो, एरो, स्पेयर, डेगर एंड एक्स, एंड फॉर डिफेंसिव आर्मर द हेलमेट एंड कोट ऑफ मेल। तो इस तरह की चीज़ें उनके पास थी क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे युद्ध में इन्वॉल्व रहते थे, वो युद्ध करते थे और इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। तो यहाँ पर हमारे इंडस वैली पीपल, इनके पास भी बो एंड एरो, स्पेयर, डैगर, एक्स, ये सब चीज़ें होती थी, बट इनके पास ऐसा कोई डिफेंसिव सिस्टम नहीं था कि खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, खुद को जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है करके रखना है ताकि कोई भी जो है आपके ऊपर आक्रमण ना कर दे। वो चीज़ों से ये थोड़ा सा दूर थे क्योंकि ये युद्ध में इन्वॉल्व नहीं थे, ये कभी भी वॉरफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो इनके पास ये चीज़ें नहीं थी। बो होता था, एरो था, स्पीयर था, डैगर था, एक्स था। ये होने का एक कारण था कि हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ये जो हमारे इंडस वैली के लोग थे, इनके पास जो है ये सब चीज़ें होने का एक ये भी कारण था। दूसरा, फार्मिंग के लिए यूज़ होते थे। ये चीज़ें अलग अलग जो है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते थे, अपने रोज़मर्रा डेली एक्टिविटीज़ के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होती थी, बल्कि युद्ध के लिए ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती थी। तो स्टेटमेंट 1 हियर वी हैव द करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हाउ इट इज इनकरेक्ट? जो मेटल्स थे which the Indo-Aryan used in the time of the Rig Veda, they were the gold and copper और bronze, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते थे। और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस को गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था, वेयर एज हमारे जो इंडस वैली के लोग हैं, दे ओनली न्यू अबाउट कॉपर एंड आयरन। तो उनको केवल कॉपर और आयरन के बारे में ही पता था। तो इंडस जो हमारे इंडो आर्यंस थे, हमारे इंडो आर्यंस जो थे अपने टाइम पर जो है गोल्ड का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का भी यूज़ करते थे, बट अ लिटिल लेटर दीज मेटल्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिल्वर एंड आयरन। बट कुछ टाइम के बाद इन मेटल्स के साथ साथ जो है वो सिल्वर एंड आयरन भी यूज़ होने लग गया था, बाद में होने लग गया था। यहाँ पर सिल्वर और आयरन भी इंक्लूड होता है। और अगर हम हमारे इंडस पीपल के बारे में बात करें, इंडस वैली लोगों के बारे में बात करें, देन सिल्वर जो होता था दैट वाज मोर कॉमन देन गोल्ड। सिल्वर ज़्यादा कॉमन था गोल्ड के कंपैरेटिवली। गोल्ड इतना कॉमन नहीं था जितना आज है, क्योंकि जो है गोल्ड अभी सिल्वर की ज़्यादा जो है वहाँ पर वैल्यू हुआ करती थी, सिल्वर ज़्यादा कॉमनली यूज होता था। एंड जो यूटेंसिल्स और वेसल्स बनते थे हमारे, जो भी आपने देखा होगा ना, वो हमने पॉट्स डिस्कस किए थे, हमने यूटेंसिल्स डिस्कस किए थे, दैट आर द यूटेंसिल्स विच आर मेड ऑफ स्टोन। ये स्टोन्स के भी बनते थे। और हमारे न्यूलिथिक एज में अगर हम देखें, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखें, तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज भी पता था, स्टोन के जो है यूटेंसिल्स बनते थे। आज भी जो है हमारे घर में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं।
जो जैसे कि अगर हम कहें तो क्रॉकरी जो हम यूज़ करते हैं, आज हमारी जो मम्मियाँ जो कहती हैं कि ये जब भी कोई ख़ास मेहमान घर पे आएगा तब ही ये बर्तन निकाले जाएंगे, उनमें सर्व किया जाएगा। लेकिन आज तक ना आपने वो मेहमान देखा ना मैंने वो मेहमान देखा ना, क्योंकि मामा के आने के ऊपर भी नॉर्मल यूटेंसिल्स का ही यूज़ हो जाता है। ठीक है, मामा के आने के ऊपर भी वो यूटेंसिल्स बाहर नहीं आते हैं, वो तब भी अंदर ही रहते हैं, इन द कप बोर्ड्स, वो कप बोर्ड्स में ही रह जाते हैं। और वो देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि और ख़ुद भी मन करता है कि उनमें खाना खाएं, उनको यूज़ करें। लेकिन मम्मियाँ उनको हाथ तक नहीं लगाने देती, मेरी मम्मी भी नहीं लगाने देती, आपकी भी नहीं लगाने देती होगी। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट मदर्स। तो हमारे जो यूटेंसिल्स तब बनते थे तब भी ये स्टोन के बनते थे, बड़ी अच्छी अच्छी क्रॉकरीज बन रही थी। अगर यहाँ पर देखें तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल हो रहा था। तो ये तो कहता है कि यहाँ पर ये जो कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि इंडस वैली पीपल ओनली न्यू अबाउट कॉपर एंड आयरन, इनको सिर्फ कॉपर एंड आयरन के बारे में पता था। अरे ओनली आ गया बेटा, यहाँ पे बच्चे ओनली आ गया, तो इनको केवल तो कॉपर एंड आयरन के बारे में नहीं पता था, ब्रॉन्ज के बारे में भी पता था, स्टोन्स के बारे में भी पता था, हर चीज़ के बारे में इनको नॉलेज हुआ करती थी। तो स्टेटमेंट सेकंड तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। अगर स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है तो बी एंड डी ऑप्शंस दे विल ऑटोमेटिकली गेट यहाँ पर एक्सक्लूडेड। तो इनको तो हम क्लियरली ही यहाँ पर जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड तो रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया, और वी हैव ओनली ए एंड सी ऑप्शन विच वी हैव लेफ्ट हियर। अगर 50-50 वाला, करोड़पति वाला भी, केबीसी भी यहाँ पर जो है देख कर देखें, वी हैव 50-50 ऑप्शन, तो हमने बी और डी ऑप्शन को तो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। तो इनको तो एक्सक्लूड ही हो गई, ये एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने यहाँ पे। और ए और सी ऑप्शन अभी हमारे पास लेफ्ट हैं। Still we have two options, that is A and C. Let's discuss the statement third. तो statement third है, जो horse हुआ करते थे seems to have been unknown to the inhabitants of Mohenjo-daro and Harappa. तो ये तो हमने पढ़ा ही है, जो भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने साइट्स पढ़ी हैं उनमें सब में हमने कभी भी हॉर्स का जिक्र देखा ही नहीं। और कभी भी ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ ही है कि यूपीएससी मानता ही नहीं है कि हॉर्सेस कभी प्रेजेंट थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक सरकोटड़ा हमारी साइट है, सरकोटड़ा हमारी एक साइट है जहाँ पर हमें हॉर्स के रिमेन्स दिखाई देते हैं, विच इज़ डेटेड बैक टू 2000 BCE। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हॉर्सेस के रिमेन्स दिखाई देते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर बोन फ्रेगमेंट्स मिले हैं, सरकोटड़ा में कुछ बोन फ्रेगमेंट्स मिले हैं जो बताते हैं कि हॉर्स हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो कहता है कि हमें बता सकता है कि हॉर्सेस हो सकता है प्रेजेंट हो। लेकिन ये एक हमारे पास एक अच्छा सबूत नहीं है, एक कोई हमारे पास जो है अगर हम कहें ना एक डेफिनेटिव प्रूफ हमारे पास प्रेजेंट होगा, कोई एक पक्का प्रूफ है कि यस ठीक है भी, ये मेरे पास परमानेंट प्रूफ है कि मैंने ये चीज़ की है, ये चीज़ प्रेजेंट होगी, तो ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रूफ हमारे पास नहीं है। कानून प्रूफ मांगता है, यूपीएससी भी प्रूफ मांगता है, तो ये प्रूफ नहीं हो पाया अभी तक। We don't have such evidences, such proofs which can predict, which can tell us that the horses really belong in this Indus Valley civilization. तो इस civilization में क्या horses होंगे, ये हमारे पास कोई भी इस तरह का proof present नहीं है, and it does not imply that people in Indus Valley civilization knew about horses. तो ये इनको जो है पता ही नहीं था, ये हम मान ही नहीं सकते। और यूपीएससी भी बेटा नहीं मानता है कि हॉर्सेस प्रेजेंट थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यूपीएससी भी नहीं मानता। अगर वो भी नहीं मानेगा, हम भी नहीं मानेंगे, तो ये जो है हमारी स्टेटमेंट थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट होने का एक और भी कारण है
कि जो ऋग वैदिक आर्यंस थे, हमने डिस्कस किया था कि अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। कॉमन सेंस सी बात है, अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो हॉर्सेस के रिगार्डिंग होता था। हॉर्सेस के रिगार्डिंग होता था, तो अश्वमेध यज्ञ अगर हो रहा है तो हॉर्सेस, ऑब्वियस सी बात है, हॉर्सेस प्रेजेंट होंगे। हॉर्सेस को ये लोग डोमेस्टिकेट करते होंगे। तो ये चीज़ होनी हमारे ऋग वैदिक आर्यंस के टाइम पर ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जब हो रहा है तब हॉर्सेस भी प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन हमारा यूपीएससी नहीं मानता कि इंडस वैली लोगों को हॉर्सेस के बारे में कोई नॉलेज था, इनके पास कोई प्रूफ था, कोई एविडेंस हमें इस तरह का मिलता भी नहीं है। और अभी तक ऐसी हमारे पास कोई डिस्टिंक्टिव प्रूफ भी प्रेजेंट नहीं है जो हमें बता पाए, एक डेफिनेटिव प्रूफ भी नहीं है जो हमें बता पाए कि हॉर्सेस प्रेजेंट थे या नहीं थे। तो ये एक डेफिनेटली बात है कि अगर एविडेंसेस नहीं बता पा रहे हैं, हमारे पास कोई एक अच्छा प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, तो हॉर्सेस नहीं थे। और यूपीएससी भी यही मानता है बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि यूपीएससी भी नहीं मानता कि हॉर्सेस थे। वो भी यही मानता है कि हॉर्सेस प्रेजेंट ही नहीं थे, उनको मालूम ही नहीं था कि ये हॉर्स नाम की चीज़ क्या है, उनको मालूम भी नहीं था। तो हमारे पास स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारे एंशियंट के क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे रिगार्डिंग द एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस एंशियंट हिस्ट्री की पीवाईक्यूज की सीरीज़ में। Thank you so much for watching the videos. Thank you so much for the love and support which you show towards my channel. Thank you so much once again and keep watching the videos. और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेक्चर्स के जो पीडीएफ फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिलते रहें। Thank you so much once again and stay studying, stay healthy, ताकि अभी पोल्यूशन का जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन जो हमारे क्रैकर्स हमने बर्न किए इन दिस दिवाली, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, स्टडी भी ज़रूरी है एंड स्टे मोटिवेटेड।